हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एसके सर। और बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परमिटेशन के थोड़े डेप्थ वाले कंसेप्ट्स को। वैसे तो अगर आप परमिटेशन सीख लेते हो, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आती। कुछ भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी रहे तो आप हैंडल कर पाते हो। बट स्टिल कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप उसे थियोरेटिकली सीख लो तो फिर उन सब थेरीज का इस्तेमाल करके आप प्रॉब्लम को इजीली अप्रोच कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो ये थ्योरी क्या है बच्चों, इसमें एक स्पेशल कंडीशन दे रखी है कि जब आप परम्यूटेशन करने जाओगे आर ऑब्जेक्ट्स का आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसे आपको हर पर्टिकुलर अरेंजमेंट में इंक्लूड करना है। आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ थोड़ा सा स्पेशल रिजर्वेशन मिला है किसी एक पर्टिकुलर लेटर को। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं बच्चों। मान लो मेरे पास जो अवेलेबिलिटी है MATHS, ये 5 लेटर्स की अवेलेबिलिटी है और इन 5 का इस्तेमाल करके हमें एक 3 लेटर वर्ड बनाना है। तो अगर बच्चों कोई कांस्टेंट नहीं होता तो इसका आंसर होता 5P3 इफ नो कांस्टेंट इज देयर। बट इफ किसी ने बोला नहीं, आप जो भी वर्ड बनाओ उसमें आप S को रखोगे, आप S को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, S को डिस्कार्ड नहीं कर सकते। S मस्ट बी प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी अरेंजमेंट। जब ऐसा कुछ स्पेशल रिजर्वेशन देने लगोगे आप किसी एक पर्टिकुलर लेटर को, तो फिर ये थियरी आपके काम आती है बच्चों। तो इसको देखो, जो बुक में फॉर्मूला दे रखा है वो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं उसको आपको दूसरे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करके बताता हूं। ध्यान से समझिएगा। हियर ऑनवर्ड्स आई विल ट्रीट ईच एंड एवरी थ्योरेटिकल पॉइंट एज अ क्वेश्चन। हम उसको क्वेश्चन की तरह ही लेके सॉल्व कर देंगे। तो यहां पर जैसे S कंपल्सरी है, तो सपोज करो 3 डब्बे थे यार, S यहां के बैठा हुआ है। S बोला यार आप ऊपर से और 2 ले आओ और मेरे साथ अरेंज करो। मैं तो हूं, मैं तो पक्का हूं, मैं तो फिक्स हूं। अब सोचो, जब S आ चुका तो कितने बचे हैं यहां, तो 4 MATH। तो 4 से आप कितना सेलेक्ट करके लाओगे? अब सिर्फ तो ही तो लाना है फिर। तो बच्चों क्या लिखेंगे हम? 4C2। सो इन दिस वे वी मैनेज टू सेलेक्ट 2 लेटर्स आउट ऑफ दीज 4 लेटर्स। अब बच्चों 2 आ गया, काम तो खत्म नहीं हुआ, सिर्फ ले आए तो अरेंज करना है ना हमें। तो अरेंजमेंट बच्चों कितने लेटर्स का है? तो 3। एस तो मस्ट पार्टिसिपेट वाली कंडीशन में है और 2 आए हैं, तो उन तीनों का अरेंजमेंट। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 4C2 इंटू 3 फैक्टोरियल। 4C2 क्या होता है? 6। 3 फैक्टोरियल भी 6, तो इसका आंसर होता है 36। अब इसी क्वेश्चन को हम बुक के फॉर्मूले से करके देखते हैं, वहां से आंसर क्या आता है। ये तो मेरा मेथड था। बुक में फॉर्मूला दे रखा है, व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंक्लूडेड इज R.n-1 PR-1। तो अकॉर्डिंग टू बुक R की वैल्यू यहां पर कितने लेटर्स बनाने हैं बच्चों हमें? तो 3। N की वैल्यू ऑब्वियसली 5, तो देयरफॉर 3 इंटू 5-1 4 PR-1 3-1 2। This is 3 into 4 factorial upon 2 factorial equal to 3 into 4 into 3 36। देखो आंसर तो सेम है। तो बच्चों क्या जरूरत है हमें फॉर्मूला याद रखने की? बहुत सिंपल है यार, लॉजिक से काम करेंगे। लॉजिक क्या कहता है? N-1 CR-1। इसका मतलब हमें एक ऑब्जेक्ट तो मिल चुका है सर, अब बचे हुए कितने ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास? N-1। उसमें से मुझे कितना सेलेक्ट करना है? R-1। तो वी विल यूज N-1 CR-1। वंस यू हैव R-1 ऑब्जेक्ट्स विद यू, एक ऑब्जेक्ट पहले से रखा हुआ है, तो R-1 में उस ऑब्जेक्ट को ऐड कर दोगे, काउंट विल बिकम R। और आपको अब उन सभी R ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करके वर्ड बनाना है, तो फिर इंटू R फैक्टोरियल। ये यहां पर क्लियर है बच्चों? तो ये बच्चों हमारा पहला थ्योरेटिकल पॉइंट था, जिसको मैंने बुक के फॉर्मूले से भी आपको बताया क्या आता है और खुद का भी लॉजिक इस्तेमाल करके मैंने बताया क्या मिलता है।
अब बच्चों बात करते हैं सेकेंड थ्योरेटिकल पॉइंट जो बुक में दे रखा है अंडर स्पेशल कैटेगरी ऑफ परम्यूटेशन। सेकेंड कंडीशन है व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नेवर टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो पहले मैं लिख देता हूं थियरी, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी एक एग्जाम्पल हम लोग ट्राई करेंगे। तो सेकेंड पॉइंट, व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट is never taken into consideration अब जरा सोचो, एक ऑब्जेक्ट आप कभी भी कंसिडर नहीं करने वाले हो तो डोंट यू थिंक वो जो n लॉट है उसमें से एक आप निकाल ही दो यार, फिर हमेशा के लिए कितने बच जाएंगे फिर n-1, और आपको तो सेलेक्ट अभी भी r ही करना है। तो यहां पर ये बहुत सिंपल है, n-1 PR। इसको कॉम्बिनेशन के थ्रू लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो n-1 में से आप कितना चुन के लाओगे, अब r-1, n-1 में से r ही चुन के लाएंगे अब तो, ठीक है, r ही चुन के लाना है, ठीक है, r-1 नहीं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया है उसे हम कभी भी अपने पास नहीं रखेंगे, उसे डिस्कार्ड करने के लिए सेलेक्ट किया है। तो एक ऑब्जेक्ट तो चला गया छोड़ के, n-1 में से CR इंटू R फैक्टोरियल। तो आप n-1 PR लिखो या फिर n-1 CR इंटू R फैक्टोरियल लिखो, एक ही बात है। एक एग्जाम्पल इस पर भी ट्राई करते हैं, जैसे वापस से लेटर लेते हैं मैथ्स, MATHS। इसमें बोला यू शुड नेवर कंसिडर द लेटर M को नहीं इंक्लूड करना, M के बिना बताइए आपको 3 लेटर वर्ड का अरेंजमेंट बताना है। 3 लेटर वर्ड अभी भी अरेंज करने हैं, 3 लेटर का इस्तेमाल करके वर्ड बनाना है, बट M को इंक्लूड नहीं करना है। तो बच्चों जब M को इंक्लूड नहीं करना तो M तो कट गया, बचे कितने हैं बताओ, 4 में से कितनों को यूज करना है आपको, सिर्फ 3 को, 4P3 आंसर। ऐसे लिख लो, या फिर सिलेक्शन के थ्रू जाओ तो 4 में से 3 सेलेक्ट कर लाओ और फिर 3 फैक्टोरियल। दोनों से आंसर बच्चों सेम ही आना है, दिस इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। तो हेंस ये दूसरा थ्योरेटिकल पॉइंट था जो हमने अभी सीखा। अब थर्ड थ्योरेटिकल पॉइंट को जरा डिस्कस करते हैं बच्चों, क्या है पहले मैं लिख देता हूं। यहां पर बोला है आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स आर need to be taken for the arrangement where 2 particular objects always together and must be included in each and every arrangement। जैसे बच्चों एक एग्जांपल पहले समझते हैं फिर लिख देंगे लॉ भी, जैसे MATHS। इसमें बोला है कि भाई M और S सपोज These two must be included in each and every arrangement। MS का होना ज़रूरी है, और दूसरा साथ ही साथ ये भी बोला है M and S must be together। तो बच्चों कहीं ना कहीं जो तीसरा मेथड है ये आपको लेके जाता है स्ट्रिंग मेथड की तरफ। जब भी कुछ चीज़ों को एक साथ रखना होता है तो आप इसके लिए स्ट्रिंग मेथड का इस्तेमाल करते हो। कुछ नहीं करना, मैं पहले ये थ्योरी बताता हूँ, फिर मैं आपको स्ट्रिंग मेथड कैसे यूज करते हैं वो भी एक्सप्लेन करता हूं। थियरी क्या है जरा समझना। थियरी है व्हेन 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी टेकन। 2 particular objects must be taken for the arrangement, must be taken and always together। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? तो अब सोचो जब 2 लोग एक साथ ही रहने वाले हैं तो वो आप दोनों को एक रस्सी से बांध दो, एक थ्रेड लो और दोनों को बांध दो और उनको एक साइड कहीं रख दो। अब सोचो लेना तो R था, 2 को ले चुके तो बचे कितने हैं सर, R-2 बचे हैं लेने को, और कितने में से, n-2 में से, n-2 R-2। तो ये बच्चों हम इन दिस वे अपने R ऑब्जेक्ट्स के काउंट को कंप्लीट कर चुके। लेकिन
अरेंजमेंट की जब बारी आएगी तो यहां हम r फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे। क्यों सर? देखो r-2 मैं लेके आया और जो दो लेटर्स हैं जिन्होंने प्रॉमिस करा है कि हम एक साथ ही रहेंगे, वो कहीं ना कहीं रस्सी से बंधे हुए हैं, तो उनको आप एक पैकेट की तरह ट्रीट करोगे, उनको सिंगल काउंट करोगे। तो r-2 अलग से हैं, एक पैकेट आपने r-2 के साथ इंक्लूड कर लिया, तो काउंट क्या हो गया? r-1 फैक्टोरियल। और वो दोनों लेटर्स आपस में अपनी पोजीशन को स्वैप कर सकते हैं, तो इस वजह से बच्चों आखिरी में 2 फैक्टोरियल। तो ये बच्चों देखो, मैंने एज अ क्वेश्चन ही इसको ट्रीट करके सॉल्व करके बताया। एक छोटा सा एग्जांपल इस पे करके देखते हैं। वापस से लेटर लेते हैं बच्चों, मैथ्स, MATHS। इसमें हमें फिर से समझिएगा, सपोज 3 लेटर वर्ड ही बनाना है और फिक्स कर दिया MS मस्ट बी टुगेदर, MS मस्ट बी टुगेदर। तो बच्चों जब 3 लेटर बनाना है तो MS तो आ गए साथ में, बचे हुए लेटर्स में से कितने का सिलेक्शन होने वाला है? सिर्फ और सिर्फ एक लेटर का। तो बचे कितने हैं? 3C1। MS आपके पास आ गए, इनमें से भी कोई एक भाई साहब आपके पास आ गए। तो आपके पास जाने अनजाने में हैं तो 3 लेटर्स, लेकिन अरेंजमेंट के लिए जो लेटर्स हैं वो 2 ही हैं, क्योंकि MS तो चिपके हुए हैं, MS एक रस्सी से बंधे पड़े हैं, और अलग से एक सेट यहाँ से आइदर ATH कोई तो भी एक आया है। तो उन दोनों पैकेट्स को एक तरीके से अरेंज करने के कितने मेथड्स हैं? फिर 2 फैक्टोरियल। और बच्चों MS आपस में अपनी पोजीशन स्वैप कर लें तो 2 फैक्टोरियल। सर ये तो डिफिकल्ट लग रहा है। देखो बच्चों, डिफिकल्ट नहीं है। शुरुआत में कोई सी भी नई चीज़ थोड़ा तो परेशान करती है यार। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी भी है। एक दो और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, इस पर आप समझ जाओगे। 3 × 2 × 2 इज इक्वल टू 12। बच्चों इसको इन्यूमरेट करके भी ज़रा हम देखते हैं क्या मिलता है। जैसे सपोज हमें बोला कि M और S एक साथ होना चाहिए, तो आप चलो यहाँ लिखते हैं MS एक साथ। तो बच्चों अब क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? T MS एक साथ, तो फिर H MS एक साथ, तो फिर A छूटा। चलो तो यार ये तो 3 तो बनने ही हैं। अब आप सोचो MS एक साथ रहने वाले, तो हम T की पोजीशन को बदल लें, TMS। तो यहां से TMS एक जनरेट हो जाएगा। देखो TMS। फिर आप सोचो सर MST में SMT भी तो हो सकता था, MS आपस में अपनी पोजीशन को स्वैप कर सकते थे। तो SMT, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, SMT। और यहां पर MTS, MTS। सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट को पकड़ लो, ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि सर पहले के कॉरस्पॉन्डिंग 4 हैं, तो फिर बाकी 3 के कॉरस्पॉन्डिंग भी 4 4 4, हेंस आंसर इज व्हाट? 12। तो बच्चों ये थर्ड थियरी भी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इसका भी फॉर्मूला मैंने एज ए क्वेश्चन ही ट्रीट किया है। तो जो भी थियरी है आप उसको क्वेश्चन मान के ही सॉल्व करने की कोशिश करना। तो बच्चों ये पार्ट तो यहाँ तक बहुत ईजी था, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों हम बात करते हैं जो लास्ट थ्योरेटिकल पॉइंट है परम्यूटेशन का, बेसिक परम्यूटेशन का रादर, कि अगर आपके पास आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इफ फ्यू ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, 2-3 ऑब्जेक्ट्स उसमें से आइडेंटिकल हो गए, तो फिर आप अरेंजमेंट कैसे कैलकुलेट करते हो। तो चलो उस पॉइंट के बारे में भी थोड़ा अलग से अब बात करते हैं। ये 3 पॉइंट आज का था हमारा, और लास्ट पॉइंट हम लोग 4th पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं थियरी का, जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स अब आइडेंटिकल होने वाले हैं। बच्चों देखो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला ही बताता हूं आपको, क्या फॉर्मूला बुक में दे रखा है, फिर उसको हम समझने की कोशिश भी करेंगे कैसे आया। तो 4th पॉइंट है आपका, व्हेन P objects are identical out of n objects। अब आपको जो टोटल अरेंजमेंट का फॉर्मूला था n फैक्टोरियल, वो रिड्यूस होके बन जाता है बच्चों, तो हियर अरेंजमेंट ऑफ n objects
अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू व्हाट, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। मतलब जितने ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल होंगे उसके काउंट के फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है अपने रिजल्ट को। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, वर्ड है बच्चों मेरे पास, सपोज एस के मैथ्स, MATHS। इसमें ध्यान से देखो आप, तो दो S आइडेंटिकल हैं। तो जब दो S आइडेंटिकल हैं और मुझे इन सारे लेटर्स को अरेंज करना है, तो फिर कितने तरीके से हम ये अरेंजमेंट कर पाएंगे? तो इसका आंसर क्या होना है? तो सबसे पहले आप सारे लेटर्स को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन कितने इसमें सिमिलर लेटर्स हैं, SS, और कोई तो नहीं है ना, और कोई नहीं है, तो 2 फैक्टोरियल। ये आंसर हो गया बच्चों। एक और सिमिलर एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज मेरे पास बहुत छोटा सा वर्ड लेते हैं, लेट्स कॉल इट गुड। इसके कितने अरेंजमेंट्स होंगे? इनके 4 लेटर्स का, तो फिर उसका आंसर होता है बच्चों 4 फैक्टोरियल बाय 00, तो 2 फैक्टोरियल। और कोई वर्ड लेते हैं, जैसे एक वर्ड लेते हैं, बहुत पैलिंड्रोम सा वर्ड है ये, आगे पीछे कहीं से भी नितिन ही होता है, NITIN NITIN। तो ऐसे लेटर्स को हम, ऐसे वर्ड्स को हम पैलिंड्रोम बुलाते हैं। तो इसके कितने होंगे बच्चों? 5 फैक्टोरियल अपॉन किसमें किसमें रेपिटेशन है? तो डबल N आया है, डबल I आया है, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। जितने लेटर्स रिपीट होते चले जाएंगे उसके काउंट से डिवाइड कीजिएगा। एक जनरल एक वर्ड मैं बनाता हूं, जैसे AA, BBB, C सपोज, और किसी ने पूछा इन सभी लेटर्स का इस्तेमाल करके परम्यूटेशन बनाइए, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 + 3 7 + 2 9 फैक्टोरियल अपॉन AA, तो 2 फैक्टोरियल, BBB, तो 3 फैक्टोरियल, और C कितनी बार है? 4 बार है, तो 4 फैक्टोरियल। तो बच्चों कभी भी n ऑब्जेक्ट्स में से अगर P1 आइडेंटिकल हो जाएंगे, P2 आइडेंटिकल हो जाएंगे, P1 एक कैटेगरी आइडेंटिकल की, P2 सेकंड कैटेगरी आइडेंटिकल की, P3 थर्ड कैटेगरी आइडेंटिकल की, देख रहे हो, P1 फर्स्ट कैटेगरी आइडेंटिकल की, P2 सेकंड कैटेगरी, P3 थर्ड कैटेगरी, तो फॉर्मूला क्या बनता है? टोटल नंबर ऑफ काउंट n फैक्टोरियल अपॉन जो भी आइडेंटिकल का काउंट होगा उससे आप रिजल्ट को डिवाइड देना। तो बच्चों इन दिस वे परम्यूटेशन की थियरी खत्म हो गई। अब बच्चों थियरी इन द सेंस बेसिक थियरी, देखो मैं बता दे रहा हूँ, सेशन ये भले ही हमारा चौथा हो सकता है, लेकिन आप इस सीरीज को एक्सपेक्ट करो मिनिमम 30 लेक्चर्स तक तो ये सीरीज जाननी है। अब समझ लो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ानी है। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक ही डिस्कस कर रहा हूँ, और बेसिक के लिए जो बच्चों मैंने बुक सेलेक्ट करी है दैट इज़ व्हाट, RD शर्मा। आप RD शर्मा को रेफरेंस मान करके ये सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो और वहाँ से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन अब करवाता हूँ आपको RD शर्मा से। आगे देखते हैं क्वेश्चंस अब।